शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विशेष विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा आसान हो सके और वो फायदे का सौदा आपके लिए जो है वो बन सके। तो आइए आपको बता दें आज किन विषयों पर हम जानकारियाँ हासिल करने वाले हैं। तो आज जिन विषयों पर हम करने वाले हैं बातचीत वो है प्राकृतिक खेती, और साथ ही जानकारी हासिल करेंगे शुष्क क्षेत्र में फल उत्पादन की क्या हो सकती हैं संभावनाएं। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बेहिचक अपना फोन उठाइए और हमारे टोल फ्री नंबर्स पे फोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060, 1800113061। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फ़ोन करें अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, खास तौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर 8800520717। इस पर भी सीधे आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल आईडी भी जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2024@gmail.com। एक बार आपके लिए हम अपना ईमेल आईडी फिर से जो है वो दोहरा देते हैं, hellokisan2015@gmail.com। तो ये है हमारा ईमेल आईडी और आप इसके ऊपर भी ईमेल के ज़रिए अपने सवाल जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए अब आपका परिचय करवा देते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ से। तो शुष्क क्षेत्र में किस तरीके की फल उत्पादन की संभावनाएं हो सकती हैं, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर दीपक कुमार सरोलिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्राकृतिक खेती के बारे में अगर आप कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं तो प्राकृतिक खेती के बारे में हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से मौजूद हैं डॉक्टर कृष्ण प्रकाश जी। आपसे हम करेंगे ज़्यादा बातचीत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अपने आज के कार्यक्रम में जो है वो बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आइए हम यहाँ पे रुक करते हैं डॉक्टर दीपक का। डॉक्टर दीपक, क्योंकि आपके साथ जो हमारा विषय है वो यही है कि शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन की या कहें किसी भी फसल उत्पादन की क्या क्या संभावनाएं हैं, तो सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे आपसे कि हमारे देश में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि शुष्क हैं और उनमें आम तौर पर क्या क्या समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जैसा कि बड़ा एक रोचक विषय है कि शुष्क क्षेत्र अपन किस तरह उनको परिभाषित कर सकते हैं। शुष्क क्षेत्रों को अपन किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, वो है बरसात के आधार पे। जिन क्षेत्रों में जहाँ वार्षिक बरसात का जो औसत मान होता है वो 200 से 300 मिलीमीटर प्रति वर्ष होता है, उन क्षेत्रों या उनसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों को अपन शुष्क क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा कम है, तापमान ज़्यादा है, जहाँ तेज़ हवाएं चलती है, उन क्षेत्रों को हम शुष्क क्षेत्र कहते हैं। अब जैसे समस्याएं इन क्षेत्रों की जैसे परिभाषित किया, ये सारी उस खेती के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है। समस्याएं जैसे, क्योंकि किसी भी बाग लगाने के पहले जो पहली बात आती है वहाँ की मृदा की, वहाँ की जलवायु, वहाँ का पानी, ये तीन ऐसे कारक हैं जिनका निर्धारण किसी भी फसल को सफलतापूर्वक उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। वहाँ मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर ऐसी मिट्टी है जिनमें एक पोषक मान बिल्कुल नगण्य के बराबर होता है। वहाँ जो जलवायु है वो विपरीत जलवायु है, जहाँ तेज गर्म लू चलती है, हवाएं हैं, या फिर उनकी जलवायु ऐसी है कि जहाँ सूखा और ज़्यादातर लवणीयता प्रदान करने वाली वहाँ के क्षेत्र हैं। पानी है वो बहुत ही कम है। तो ऐसे ये समस्याएं फल उत्पादन के उन क्षेत्रों में एक चुनौती के रूप में आती है। उनको अपन को ध्यान में रखते हुए ही बाग के बारे में या किसी फलदार वृक्ष के उत्पादन के बारे में सोचा जा सकता है।
जी बिल्कुल। और इसके बारे में आपसे और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे कि कौन कौन से फलों का उत्पादन यहाँ पर ले सकते हैं और किस तरीके से हमें जो है वो पोषक तत्व प्रबंधन करना है। क्या शुष्क क्षेत्रों में अगर हमारे किसान जो है वो खेती करें तो क्या खरपतवार की समस्या आ सकती है, रोग कीट का क्या प्रकोप हो सकता है। तो ये तमाम जानकारी आपसे आगे हम ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12% गर्म शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस गर्म शुष्क प्रदेश का 90% क्षेत्र भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में स्थित है। शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन की संभावनाओं के बारे में बात करें तो बदलते समय के साथ नई तकनीकों के माध्यम से इन संभावनाओं में इजाफा हुआ है। ऐसे क्षेत्र के लिए ऐसे फल वृक्षों और प्रजातियों का चयन करना चाहिए जिन्हें पानी की कम जरूरत होती हो, साथ ही जिनकी जड़ें जमीन में गहरी जाती हों और सूखे की स्थिति से निपटने में भी सक्षम हों। इन क्षेत्रों में किसान आंवला, बेर, फालसा, करौंदा, अमरूद, नींबू, संतरा, किन्नू, अनार, खजूर और ड्रैगन फ्रूट जैसे फलों का चुनाव कर सकते हैं। सिंचाई के लिए बूंद बूंद पानी विधि बेहद कारगर हो सकती है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में खजूर की खेती कर सकते हैं। खजूर में लवण सहन करने की क्षमता भी अच्छी खासी होती है। खजूर का पेड़ कम से कम 40 से 50 सालों तक फल देता है, इसलिए इसके पौधों को उचित फासले पर लगाना जरूरी है। कतार से कतार और पौधे से पौधे के बीच 8 मीटर का फासला रखना चाहिए। इससे पौधों का समुचित फैलाव होता है और पौधों के बीच में की जाने वाली कृषि क्रियाएं भी आसानी से की जा सकती हैं। वहीं अनार के पौधों की रोपाई पौध के रूप में की जाती है। इसके लिए बीजों को नर्सरी में तैयार कर लिया जाता है। इसके पौधों को कलम विधि से तैयार करना अच्छा माना जाता है। कलम विधि से तैयार पौधा 3 साल में पैदावार देना शुरू कर देता है। इसकी कलमों को कई विधियों से तैयार किया जा सकता है। इसके लिए कास्ट कलम विधि, ग्राफ्टिंग और गूटी बांधना विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजस्थान के गर्म शुष्क क्षेत्रों में बेर की फसल भी सफलतापूर्वक ली जा सकती है। बेर का बगीचा लगाने के लिए उपयुक्त किस्म का चयन करें। तो शुष्क क्षेत्रों में कौन कौन से फलों का आप उत्पादन हासिल कर सकते हैं, ये भी आपने जाना है इस विशेष रिपोर्ट में, और इसी विषय के संबंध में ज़्यादा विस्तार से जानकारी आगे हासिल करेंगे। लेकिन पहले आइए हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं डॉक्टर कृष्ण प्रकाश जी का। डॉक्टर कृष्ण प्रकाश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती क्या है, इसको सरल भाषा में कैसे समझा जा सकता है, और आज के समय में जहाँ पर हमारे किसान अब धीरे धीरे जो है वो जैविक खेती का रुख करने लगे हैं, लेकिन रासायनिक खेती पर अभी भी निर्भर हैं, ऐसे में प्राकृतिक खेती करना उनके लिए कैसे लाभकारी हो सकता है, और वो किस तरीके से रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर शिफ्ट कर सके। जी नमस्कार जी। प्राकृतिक खेती, इसको रसायन मुक्त खेती भी कहते हैं। ये जीरो बजट इनपुट फार्मिंग है, जीरो इनपुट नेचुरल फार्मिंग कहते हैं इसको। ये इसलिए कहते हैं कि इसमें हमें जो भी प्राकृतिक सोर्स हैं उसका ही हमें, प्राकृतिक आदान का भी हमें उपयोग करना होता है, और इससे हमें उत्पादकता तो साथ साथ मिलती ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें गुणवत्ता युक्त उत्पादन मिलती है। और ये प्रदूषण जो है, जिसके कारण जो रासायनिक प्रदूषण है उसके कारण मिट्टी और पानी की गुणवत्ता जो खराब हुई है, उससे हमको ये निजात दिलाता है। तो इसीलिए हमें प्राकृतिक खेती पे बढ़ावा देने की जरूरत होती है। इसमें देसी गाय को आधार माना जाता है। इसमें क्योंकि देसी गाय और गौमूत्र में ये तो जानते हैं कि इसमें 16 मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसी को आधार बना करके हम विभिन्न तरह के आदान उसमें उत्पादन किए जाते हैं, जैसे बीजामृत, घन जीवामृत, जीवामृत, और इस तरह से हमें इसका उपयोग करना होता है। इसी के लिए जी
इसमें हमें सिंचाई से पे ध्यान देना होता है कि सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, इससे पानी की हमें कम ज़रूरत होती है और उस तरह से ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन से थोड़ा सा मुक्ति मिलती है जो पानी को खराब करती है जिस चीज़ें, और उस तरह से जो हमें जो ये मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति होती है उसको बढ़ाया जाता है। दूसरा, इसमें मल्चिंग का उपयोग किया जाता है। इस सब के जो फायदे मिलते हैं वो पौधों को बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं और पौधों की और उसके उपज होने वाली इसमें गुणवत्ता में अच्छी होती है। जी बिल्कुल। और प्राकृतिक खेती ये किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलें जो है वो इसमें अपना सकते हैं, कैसे धीरे धीरे रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक की या फिर जैविक खेती की ओर हमारे किसान भाई बहन जो है वो रुख कर सकते हैं, इसके क्या लाभ हैं, ये तमाम बातें डॉक्टर प्रकाश आपसे हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन पहले देखते हैं विषय पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। कई बार किसान ज्यादा उपज के चक्कर में खेतों में काफी ज्यादा रसायनों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो जाने अनजाने हमारी सेहत पर बुरा असर डालते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा तरीका है जिसे अपनाकर न सिर्फ मिट्टी की सेहत बल्कि हमारी सेहत भी एकदम दुरुस्त रह सकती है। बता दें कि प्राकृतिक खेती में सिर्फ प्राकृतिक अदानों का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक खेती में देसी गाय को मूल आधार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देशी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सह फसलें उगाई जाती हैं। ये फसलें एक दूसरे को पोषित करती हैं। मुख्य फसल का लागत मूल्य अंतर्वर्ती मिश्र फसलों के उत्पादन से निकल जाता है और मुख्य फसल बोनस के रूप में बच जाती है, जिससे किसान की लागत बहुत कम हो जाती है। आपको बता दें कि अक्सर लोग जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों अलग अलग बातें हैं। जैविक खेती से मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार तो होता है, लेकिन अधिकतम पैदावार के लिए अकेले जैविक खेती काफी नहीं होती, जबकि प्राकृतिक खेती में पहले साल से ही भरपूर पैदावार मिलती है और ज्यादा उपज के लिए रसायनों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती हर तरह से फायदे का सौदा है। तो प्राकृतिक खेती पर अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट। आपको एक बार हम फिर से बता दें, आज हम बात करें प्राकृतिक खेती के बारे में और साथ ही साथ ये भी जानकारी हासिल कर रहे हैं कि शुष्क क्षेत्रों में किस तरीके से आप जो है वो फल उत्पादन की संभावनाएं बना सकते हैं, कैसे शुष्क क्षेत्रों में आप फल जो है वो आप उनको उगा सकते हैं, कैसे और कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनका आप उत्पादन हासिल कर सकते हैं। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, फ़ोन कीजिए टोल फ्री नंबर्स पर या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सीधे प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com की है, इसके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर दीपक का। डॉक्टर दीपक, अब आपसे थोड़ा विस्तार से बातचीत जो है वो करेंगे। इसमें शुष्क क्षेत्र कौन से हैं ये हमने जान लिया, किस तरीके की समस्याएं आती हैं ये भी हमने जान लिया, लेकिन संभावनाएं क्या हैं, आइए उन पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो किस तरीके के कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनका उत्पादन जो है वो ऐसे शुष्क क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है? ये बहुत ही एक सटीक इस विषय के हिसाब से सटीक प्रश्न है। किसानों के शुष्क क्षेत्रों की समस्याएं हम जानते हैं, इतना आसान नहीं है वहाँ खेती करना। ऐसे क्षेत्रों का अपन चुनाव कर रहे हैं जहाँ मिट्टी में मृदा में पोषक मान बिल्कुल नगण्य के बराबर हैं, जलवायु वहाँ के प्रतिकूल है। ऐसी दशाओं में हमें अगर एक संभावना अगर तलाशने की बात आती है तो उसके लिए कुछ कार्य योजनाएं बगीचा लगाने से पहले अपन को उसमें से करनी पड़ेगी। वो कार्य योजनाएं हैं, सबसे पहले जिस क्षेत्र को आप बागवानी में या फल बागवानी में परिवर्तित करना चाहते हैं, अपने मिट्टी और पानी के नमूनों की जांच आवश्यक रूप से करवाएं। जो किसान भाई इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो वो पहले मिट्टी और पानी के नमूने लें, उनकी जांच करवाएं। वो ये देखें कि इसमें लवणता की मात्रा कितनी है, जो पानी है वो क्या इसके लिए उपयुक्त है या नहीं है।
शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ दो तरह का पानी तरह से अवेलेबल है। पहला है आजकल नहर भी उन क्षेत्रों में आ चुकी है, तो जो क्षेत्र नहर के अंतर्गत आते हैं वहाँ फलदार वृक्षों की बागवानी काफ़ी एक फ़ायदे का सौदा भी है और आसानी से की जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अपने पास पानी काफ़ी कम है, उस क्षेत्र को भी अपन ऐसे फलदार वृक्ष जैसे अपन ने रिपोर्ट में पढ़ा, चाहे बेर हो, आंवला हो या वहाँ के लोकल जैसे केर हो, पीलू हो, इन तरह के फलदार वृक्षों को अपन वहाँ संकलित कर सकते हैं। इन फसलों का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है उन क्षेत्रों के लिए। ऐसे जैसे बेर है वो आसानी से ले सकते हैं, आंवला है वो आसानी से ले सकते हैं, अनार का क्षेत्र काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन खजूर जहाँ अपने बात करते हैं तो वो पानी उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल। हमारे पहले कॉलर जो है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं हम। हेलो 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 जी, हमारे कॉलर के साथ लगता है हमारा संपर्क जो है वो हो नहीं पा रहा है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि उनको हम जो है वो फ़ोन लाइन पर ले पाएँ। आइए डॉक्टर प्रकाश, अब आपसे हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर प्रकाश, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो प्राकृतिक खेती होती है, अगर इसकी शुरुआत जो है वो हमारे किसान करना चाहें, ख़ास तौर से वो किसान जो कि अभी रासायनिक खेती के ऊपर ही निर्भर हैं, तो धीरे धीरे कैसे जो है वो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें? प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने के लिए जैसे किसान भाई जो हैं, जो ये तो जानते ही हैं प्राकृतिक रूप से ही हम किसान भाई जो हैं, बहुत सारे किसान वो मिश्रित खेती और जो कहते हैं इंटर क्रॉपिंग खेती, मिक्स क्रॉपिंग, इस तरह के अपनाते रहे हैं। तो किसान भाइयों को सबसे पहले वो अपनाना पड़ेगा, वो उसमें जाना पड़ेगा। उसमें जो क्या होता है ना कि हम जो भी इनपुट देते हैं, मान लीजिए कि अगर मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग में अगर एक क्रॉप फेल हुई हो जाती है, मेन क्रॉप अगर फेल हो जाती है आपकी, तो आपको जो दूसरी क्रॉपिंग होती है वो आपको उसमें लगभग मतलब कुछ ना कुछ आमदनी आपको जरूर दे जाएगी। तो इस तरह से शुरुआत करने से, ऐसा मुझे लगता है, इस तरह शुरुआत करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जो भी खेती, आप जो भी इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, तो जो भी मान लीजिए नुकसान होती है, जैसे कि जो भी कीटनाशकों के रूप में या फफूंदनाशकों के रूप में जो भी आपको नुकसान होती है वो उसकी भरपाई हो जाती है। दूसरा इसमें कहा जाता है कि आपको खेत को डिस्टर्ब कम करना है, खेत की जुताई कम करनी है, ठीक है। तो उसी में जो उसकी जो उसमें खेत में जो नमी कंजर्व रहती है, जो संरक्षित रहती है उसमें, तो इसी पे आपको उसकी बेस्ट होती है। तो जुताई नहीं करने से कहीं ना कहीं उसमें वो फायदा होता है। प्लस मल्चिंग का इस्तेमाल करना है, तो इस सब तरीकों से उसमें मल्चिंग के तो अलग अन्य फायदे हैं, इसका एक अलग विषय है। तो उसके इस्तेमाल करने से इसमें जो कम खर्च लगते हैं, जो हमको जो रासायनिक दवाएं या जो हमें उपयोग करनी होती है कीड़े मकोड़ों के लिए या उसके बीमारियों के लिए, तो उसके बहुत सारे फायदे अलग से हो जाते हैं। तो इस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं जी। और मिक्स क्रॉपिंग, इसमें आपको दो क्रॉप कॉम्बिनेशन, उसमें जो दलहनी फसलें हैं उसको समाहित करने से। ठीक है, हम सहफसली खेती के बारे में आगे आपसे जरूर जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। कई मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं कि शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन की क्या संभावनाएं हैं। हमारे एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो, हेलो महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए और टीवी से दूर चले जाइए, उसके बाद जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए। जी मैडम नमस्ते। टीवी की आवाज को कृपया करके जल्दी बंद कर दें और अपना प्रश्न पूछिए। टीवी की आवाज कम कर दी है जी, बंद कर दीजिए, कम नहीं बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो ये बता रहे हैं कि फलदार पौधों के लिए तो इनका पीएच मान कितना होना चाहिए जमीन का? ठीक है, झुंझुनू राजस्थान से महावीर जी आपने हमें फोन किया है, बिल्कुल। डॉक्टर दीपक क्या बताएंगे? हाँ, देखो पीएच मान का सीधा सा है कि अपने जो क्षेत्रों में जो फलदार वृक्ष हैं, जैसे शुष्क बागवानी में अपन बात करते हैं, जैसे बेर की तो 8 या 9 पीएच तक आसानी से अपन उसकी खेती कर सकते हैं। खजूर के लिए 9 और 10 पीएच है, तो वो भी उस क्षेत्र में खजूर की खेती आसानी से कर सकते हैं। आंवले की खेती के लिए 8 और 9 पीएच है, वो वहाँ तक कर सकते हैं। तो अपने मिट्टी के नमूनों की जांच के बाद अपन ये कह सकते हैं कि कौन कौन से फलदार वृक्ष अपन वहाँ ले सकते हैं। तो अपनी मिट्टी का अगर नमूने की जाँच करवा रखी है तो उस रिपोर्ट को केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, वहाँ आप लेके आ सकते हैं या बता सकते हैं, तो हम आपको पूरा इसकी सिफारिश कर सकते हैं कौन कौन से फलदार वृक्ष वहाँ आसानी से खेती कर सकते हो। जी बिल्कुल। तो इसी तरह अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है प्राकृतिक खेती के बारे में, या फिर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि शुष्क क्षेत्रों में कौन कौन से फल उत्पादन की संभावनाएं हैं, तो अगर आप ये कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपने सवाल भेज सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। तो डॉक्टर दीपक, अब आपसे मैं यहाँ पर यही जानना चाहूँगी कि जब शुष्क क्षेत्रों में हमारे किसान किसी फल का अगर चयन करते हैं, अभी जिस तरीके से आपने यहाँ पर काफ़ी सारे फल बताए, चलिए उसमें से सबसे पहले हम खजूर की ही बात कर लेते हैं। तो कौन सी अच्छी किस्म है जिसका चयन कर सकते हैं और किस तरीके से खेत की तैयारी जो है वो हमारे किसानों को करनी होगी? हाँ, जो किसान के बीच में जो सबसे बड़ी बात आती है, किस्म का चुनाव कैसे करें। अपने क्षेत्रों में 2 तरह के खजूर की जब बात आती है तो 2 तरह की किस्मों को वरीयता दी जाती है। पहला जो फ्रेश मार्केट के लिए अवेलेबल है, जिसको डोका स्टेज में अपन उनको काम में लेते हैं, उसके लिए जो हलावी है, बरही है, और अगर लाल रंग की बात करते हैं तो खुनेजी, ये 3 ऐसी किस्में अपने क्षेत्रों में, भारत के क्षेत्रों में काफ़ी पॉपुलर हैं। अगर उसी तरह अगर उसको छुआरा बनाना है तो मेडजूल जो नामक की जो किस्म है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो अपन अपनी मांग क्या है, उस मांग को ध्यान में रखते हुए ही किस्म का चुनाव उसको करना चाहिए। तो ये 4 किस्में हैं जो कि सिफारिश की गई है और उनको किसान अपना के फ़ायदा कमा सकता है। जी बिल्कुल। और अब आइए हम यहाँ पे रुक कर लेते हैं डॉक्टर प्रकाश का। डॉक्टर प्रकाश, प्राकृतिक खेती के बारे में आइए आपसे थोड़ी और जानकारी ले, लेकिन उससे पहले एक हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, हेलो अनुराग जी आपका स्वागत है। अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए कृपया करके, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। पाली राजस्थान से फोन किया आपने हमें। हाँ मैम मेरा नाम अनुराग है जी, सवाल पूछिए। बेर की खेती होती है, उसमें मतलब वो बुआई कैसे करते हैं? बेर की आपको खेती करनी है, उससे संबंधित आप जानना चाहते हैं? उसमें बुआई का समय क्या होगा? ठीक है, बुआई का समय। जी, पाली राजस्थान से फोन किया। राजस्थान से है अनुराग जी। बेर के लिए बुआई का जरूरत नहीं होती, उसके लिए अपन को पौध लाने होते हैं। पौधे तैयार करके 2 तरह से बाग की स्थापना कर सकते हैं। अगर विपरीत परिस्थिति है, पानी की अपने पास उपलब्धता नहीं है, ऐसे क्षेत्रों को स्वस्थानिक तरीके से, जिसको अपन इन सिटू मेथड कहते हैं, आप देसी पौधे अपने खेत में निश्चित दूरी पे, अपने क्षेत्रों के लिए जो दूरी है बेर के लिए, जहाँ शुष्क क्षेत्र है वहाँ 6x6 6 पौधे से पौधे की दूरी और 6 ही कतार से कतार की दूरी के बीच में देसी पौधे लगा के, जो भी इच्छित अपने किस्म है, जैसे गोला लगाना चाहते हैं, उमरान लगाना चाहते हैं, तो अपने क्षेत्रों के लिए गोला एक उपयुक्त किस्म है, थार सेविका वहाँ के लिए उपयुक्त किस्म है, वो अपन
उनके ऊपर उसकी बडिंग और आँख लगानी होती है। दूसरा तरीका है, अगर ग्राफ्टेड पौधे जो कहीं से कलमी पौधे अपन ऐसी सरकारी संस्थान से या ऐसी जहाँ जो जगह से लेके आए, जो किस्म है वो अपने पास पूरी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, तो वो लाके अपन लगा सकते हैं। दोनों तरीके जिनसे अपन बाग की स्थापना अपने क्षेत्रों में कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ और लगाने का जो समय, एक बार पूछा मैडम, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, तो इसके पौध लगाने का जो समय है वो बरसात का सबसे उपयुक्तम समय है। अगर पानी की उपलब्धता है तो वो कार्य अपन फरवरी में भी कर सकते हैं। तो ये 2 महीने जिनमें अपन बगीचा लगा सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ मेरा सभी दर्शकों से एक बार फिर से निवेदन है, जब भी आप हमें फ़ोन करें अपनी टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, जिससे कि हमें साफ आवाज़ में आपका प्रश्न जो है वो सुनाई दे पाए और जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो उसे समझ पाएँ और आपकी समस्या का समाधान कर पाएँ। तो एक बार फिर छोटा सा निवेदन करेंगे, जब भी आप हमें फ़ोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर, कृपया करके अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें और अपना प्रश्न आप आसानी से पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। डॉक्टर कृष्ण प्रकाश जी, अब आपके पास आना चाहूँगे, प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ और जानकारी आपसे हम यहाँ पर लेना चाहेंगे। तो प्राकृतिक खेती जब हमारे किसान करना शुरू करते हैं तो उत्पादन जो है वो कितने समय में मिलना उन्हें शुरू हो जाता है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। और प्राकृतिक खेती में, जैविक खेती में कहा जाता है, ऐसा देखा गया है और कुछ रिपोर्ट्स इस तरह से हैं कि उत्पादन हमें कम मिलती है, लगातार 3-4 सालों तक, या ऑर्गेनिक फार्मिंग में कह सकते हैं कम मिलती है। लेकिन प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं है। प्राकृतिक खेती में आपको हो सकता है कि शुरुआत के पहली साल या अगले साल भी थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन इसमें अगर हम जैसे अगर हाइब्रिड ही यूज कर रहे हैं, जो हाइब्रिड किस्में हैं वो भी अगर डिजीज पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है या ड्रॉट रेसिस्टेंट वैरायटी है, इस तरह की अगर हम किस्मों का चयन करते हैं किसी भी फसल में, तो हमें उसमें उत्पादन में कोई कमी नहीं मिलेगी। दूसरे साल से तो निश्चित रूप से अच्छी उत्पादन मिलेगी। कुछ लोग, ऐसा भी रिपोर्ट में आया है कि कुछ लोग पहले साल में ही अच्छा उत्पादन उन्होंने लिया है, बशर्ते कि जो भी इसका जो कंपोनेंट है प्राकृतिक खेती की उसका सही सही इस्तेमाल किया गया हो। जैसे कि ये कीड़ों के रोकथाम के लिए या इसके लिए जो जिस तरह की जो प्रोटेक्शन कवर क्रॉप्स होती हैं या बॉर्डर रो क्रॉप्स होती हैं, उस तरह की इस्तेमाल की गई हैं, तो फिर हमें उत्पादन मिलती ही। जी बिल्कुल। और यहाँ पे व्हाट्सएप के ज़रिए भी अब हमारे पास प्रश्न जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर हमें रामकरण जी ने राजस्थान से अपना सवाल भेजा है व्हाट्सएप पे, और वो ये कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि शुष्क खेती के अंतर्गत लगाए जाने वाले फलों जैसे कि बेर, अनार आदि में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव किस अवस्था पर तथा किस डोज पर किया जा सकता है? डॉक्टर दीपक, आपसे ज़रूर लेंगे। हमारे एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर है, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, मैं सुशांत पटना बोल रहा हूँ, उड़ीसा से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न बताइए, क्या आप जानना चाहते हैं सुशांत जी? संतरे का उन्नत किस्म क्या है, उसी के बारे में जानना था। प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं। संतरे का उन्नत किस्म क्या है, उसी के बारे में जानना था। संतरे के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल। जी, उन्नत किस्म क्या है? ठीक, डॉक्टर दीपक। देखो, संतरे के बारे में जहाँ आपने एक प्रश्न पूछने की करी है बात, संतरे के लिए अपने जो क्षेत्रों में नागपुरी संतरा जो किस्म है वो ज़्यादा बेहतर है। गंगानगर ऐसे जो शुष्क चाँद क्षेत्र है वहाँ किन्नों की खेती, वो भी एक संतरे की ही एक हाइब्रिड किस्म है, एक फ्रीमोंट के नाम से है। ये दोनों किस्में शुष्क क्षेत्र के लिए हैं, और जहाँ आर्द्र क्षेत्र हैं उनके लिए नागपुरी संतरा जो किस्म है वो बेहतर वहाँ उपज दे पाएगी। जी बिल्कुल। और यही आइए एक बार आपके लिए प्रश्न मैं फिर से दोहरा देती हूँ डॉक्टर दीपक की, फल जैसे कि बेर, अनार आदि में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का इस्तेमाल जो है किस अवस्था पर और किस डोज पर किया जा सकता है? रामकरण जी का सवाल है राजस्थान। हाँ रामकरण जी, इसमें जो नैनो के लिए डीएपी जब भी अपन किसी भी फसल में उपयोग करते हैं वो उपयोग की अवस्था होती है उसकी फूल बनने से पहले। जैसे बेर का जो फूल आने का जो समय होता है वो होता है सितंबर, तो अपन को अगस्त के महीने में जो भी डीएपी की जो डोज है वो अपन को देनी होती है। दूसरा जो बात आती है, अगर छिड़काव विधि से अगर अपन इसको करना चाहें तो इसके लिए पहले
जो बोतल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि कितनी एक बीघा की 1 एकड़ के लिए कितनी डोज है, उसको निर्धारित करते हुए, क्योंकि आजकल अलग अलग फॉर्मुलेशन के अलग अलग स्ट्रेंथ की ये बोतल आती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही अपन काम में लें। और अगर छिड़काव करनी है पहले एक पौधे पे करके देखें और एक दिन उसको ऑब्जर्व करके दूसरे दिन देखने के बाद ही उसको आप आगे लें कि ये कोई नुकसान तो नहीं कर रहा। छिड़काव करते समय हमेशा ये ध्यान रखें। ठीक है। शुष्क क्षेत्रों में अगर हमारे किसान बेर का उत्पादन करना चाहें तो कौन सी अच्छी ऐसी किस्म है जिसका चयन किया जा सकता है, क्या बताएंगे? बेर के लिए जो सबसे शुष्क क्षेत्रों के लिए अपन बात करते हैं तो गोला, सेव और मुंडिया, ये 3 ऐसी किस्म हैं जो किसान भाई सबसे ज़्यादा लेते हैं। लेकिन कुछ आर्द्र क्षेत्र भी आते हैं जिसमें उमरान ग्रुप है, उमरान आता है, फिर गोमा कीर्ति है, थार सेविका है, ये ऐसी किस्में हैं जिनको किसान अपनाकर अपना मुनाफा कमा सकता है। दूसरा, आजकल कुछ बोल्ड असेसन भी आए हैं जो बड़े आकार के, जिनको थाई के नाम से भी अपन जानते हैं, वो भी किसान अपने क्षेत्रों में लेकर अपना मुनाफे में इजाफा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर प्रकाश का। डॉक्टर प्रकाश, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हमारे किसान प्राकृतिक खेती की ओर अगर रुक करना चाहें तो कौन कौन से ऐसी फसल है जिनका चयन कर सकते हैं जिससे कि जो रासायनिक मिट्टी जो ख़राब हो चुकी है रसायनों के इस्तेमाल से, तो उसको भी सुधारा जा सके और साथ के साथ जो अच्छी फसल है उसे भी हासिल किया जा सके, क्या बताएंगे? अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर सह फसली खेती की भी बात कर रहे थे, तो उसको जोड़कर भी ये प्रश्न है मेरा आपसे। जी, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी फसल इसमें नहीं ले सकते हैं। प्राकृतिक खेती में आपको अगर शुरुआती करनी चाहती हैं तो जो भी फसलें हैं, जैसे अदर की फसलें जैसे कि मिलेट्स हैं, जो मोटे अनाज हैं, या कोई भी दलहनी फसलें हैं, या इवन आपको जो ये सब्जियों की फसलें हैं, ये सब से हम शुरुआत कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किसान कब इसको शुरू करना चाहते हैं, वो उस मौसम के आधार पे और उसके अनुसार वो अपना उसमें प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। बशर्ते प्राकृतिक खेती में यही है कि बाहर से कोई भी जो इनपुट्स है उसको नहीं लेना है। जो भी फैक्ट्रियों में जो भी उत्पादित जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आदाने हैं, इनपुट्स हैं, उसका इस्तेमाल इसमें नहीं के बराबर करना है। तो इस तरह से उनके आधार पर कर सकते हैं। आप कोई भी जो सीजनल के, जो भी उस सीजन के जो भी फसलें हैं, आप उसको उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और जो ये फलों की जहाँ तक बात होती है, तो फल तो नेचुरल प्राकृतिक रूप से फल तो अगर हम उसमें बाहर से इनपुट नहीं डालते हैं तो वो तो प्राकृतिक खेती में ही आता है, चाहे वो शुष्क क्षेत्र की फसलें ही क्यों ना हो, फलें क्यों ना हो। तो उसमें जो भी हमें इस्तेमाल करना है वो, जैसे कि हम उसमें गोबर खाद का भरपूर इस्तेमाल करना है, तो ये सब हम इस्तेमाल करें तो वो प्राकृतिक खेती ही हो गई। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्दी शामिल करेंगे आपके फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप पे आए प्रश्न भी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। और आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में और साथ ही ये भी जान समझ रहे हैं कि शुष्क क्षेत्रों में किस तरीके से आप फलों का उत्पादन कर सकते हैं। रामकरण जी इस वक्त हमारे साथ मंदसौर मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लें। हेलो हेलो सर, नमस्ते जी। रामकरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि अपने यहाँ एक प्राइवेट कंपनी का ऐसा कोई बंदा जो कहता टिशू नींबू लगते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती है, तो ऐसा कोई पौधा बना है क्या? ठीक है जी। डॉक्टर दीपक क्या बताएंगे? एक बार वापस बोलेंगे जी। वो ये कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कोई प्राइवेट कंपनी है जो कहते हैं कि टिश्यू का जो नींबू होता है वो बिल्कुल गहराई में जाके लगाना पड़ता है, ऐसा शायद उनका कुछ प्रश्न है। तो क्या ऐसा कुछ पौधा होता है, वो ये जानना चाहते हैं। अच्छा, देखो इसमें क्या होता है कि
पौधे अपन दो तरीके से तैयार करते हैं। एक होता है जिसको अपन कलमी पौधे कहते हैं, जिनमें नीचे देसी पौधा होता है और ऊपर अपन कोई आँख या कलम लगाते हैं, जिनको अपन ग्राफ्टेड प्लांट कहते हैं। ये पौधा होता है, इस पौधे को रोपण हमेशा जो आँख होती है जहाँ ग्राफ्ट किया जाता है वो ज़मीन से ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो वो आँख पता नहीं चलेगा और नीचे से देसी पौधा फूट के वो आपका पूरा बगीचा देसी हो जाएगा। अगर कोई भी पौधा कलम से लगाया हुआ है, कलमी केवल कलम जिसको अपन कहते हैं तना कलम के रूप में अगर है, तो उस पौधे को आप गहराई पे लगा सकते हैं। और वो अगर लगा होगा तो वो गहराई पे लगा होगा तो उसमें जो नया फुटान आएगा उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो अपन को यही देखना है, अगर टिश्यू कल्चर से ज़्यादातर जो पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जैसे अनार की बात करते हैं तो वो कलम से तैयार करते हैं, वैसे ही अगर नींबू का अगर पौधा इसी कलम से तैयार किया हुआ है तो उनको अपन गहराई पे लगा के भी अच्छा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जी, यहाँ पे डॉक्टर प्रकाश आपके लिए चंदर जी ने उत्तराखंड से जो है वो हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना प्रश्न भेजा है। वो कहते हैं कि प्राकृतिक खेती करते समय किन बातों का ध्यान रखें और सिंचाई किस तरीके से जो है वो प्राकृतिक खेती के दौरान करनी चाहिए? जी, प्राकृतिक खेती में 4 मुख्य चीज़ें हैं। एक सबसे पहली चीज़ें हैं कि आपको जिसको बीजामृत कहते हैं, आपको बीज उपचार की व्यवस्था जो प्राकृतिक रूप से तैयार उपादानों से, जो भी उसमें गाय गोबर का गाय मूत्र एवं मिर्ची पाउडर एवं लहसुन इस तरह की चीज़ें का उपयोग करके एक बीजामृत बनाने की तकनीक है, उससे आपको बीज उपचारित करनी चाहिए। दूसरी चीज़ें हैं कि आपको जीवामृत, जो उसको कीड़े मकोड़ों और फसल की सुरक्षा के लिए जो है जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत घन जीवामृत बनाते हैं, उसका जो इसमें मतलब मूलतः ये है कि आपको फर्मेंटेड इसमें प्रोडक्ट है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा चीज़ इसमें है कि आपको उसकी मल्चिंग करनी चाहिए। जो मल्चिंग के जो फायदे होते हैं कि आपको उसमें खरपतवार का नाश होता है और दूसरा कि उसमें जो मॉइस्चर होती है, नमी होती है, उसको बनाए रखती है। और चौथा अलग से ही नमी पे इसमें ध्यान रखा गया है कि अगर आप खेत को कम जुताई करते हैं तो उससे उसकी नमी बरकरार रहती है और नमी के साथ साथ जो उसमें जो यह बरकरार रहती है और जो भी मिट्टी के जो प्राकृतिक हमारे जो दुश्मन होते हैं, जो कीड़ा मकोड़ों के जो दुश्मन होते हैं, जैसे कि उसमें या अर्थवर्म होती है, केचुआ होती है, वो उसको जिंदा बनाए रखती है। तो इस तरह से उसमें सिंचाई के लिए कहा गया है कि आपको पौधों के जड़ के पास सिंचाई नहीं करनी चाहिए, उसको थोड़ा दूर करनी चाहिए सिंचाई। इससे क्या होती है कि उसकी जड़ों का विकास अच्छा होता है, तो उससे जब जड़ का विकास अच्छा होगा तो ऊपर तना और ऊपरी भाग का विकास भी अच्छा होगा। तो इसी के लिए इसमें सिंचाई के लिए कोई भी आप पद्धति उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पुरानी तरीके से जो पानी देने की तरीका है ये, या फिर आप ड्रिप या स्प्रिंकलर जो भी इस्तेमाल करना है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉप के अनुसार, उसमें फसल के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जड़ से कोशिश करना है कि दूर उसको थोड़ा सा पानी दिया जाए, ताकि पूरे क्षेत्र में पानी बराबर मात्रा में हो और पानी एक जगह जड़ के पास ही सिर्फ जमा नहीं हो। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर अजय कुमार जी इस वक्त मिर्जापुर से मौजूद हैं फोन लाइन पर, आइए उनका स्वागत करते हैं। हेलो, उनके साथ हमारा जो संपर्क है वो टूट गया है। यहाँ पर डॉक्टर प्रकाश आपके लिए व्हाट्सएप के जरिए एक प्रश्न आया है, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर विस्तार से समझाने की कृपा करें। शिव कुमार सिंह जी, देवीपुर, सतना, मध्य प्रदेश। जी, कुछ समानताएं भी है जैविक खेती, कुछ क्या बहुत ज़्यादा समानताएं हैं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में, लेकिन कुछ थोड़ी सी भिन्नताएं हैं जो, तो हम भिन्नताओं पर ज़्यादा पहले भी बताना चाहेंगे कि भिन्नता ये है कि जैविक खेती में है कि आपको उसमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो नेचुरल है, बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, उस तरह उसका इस्तेमाल करना होता है इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन प्राकृतिक खेती में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ऐसा प्राकृतिक खेती में कहा गया कि आपको बाहर से कोई भी चीज़ें नहीं लानी है, जो भी आपको उस अपने उस क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है आपको उसी का इस्तेमाल विभिन्न रूपों में करना है। तो जो उसमें मेन फोकस है कि इसमें गाय और गौमूत्र या गाय के गोबर से को आधार बनाकर जो
भी बनाया जाता है, जैसे बीजामृत या घन जीवामृत, जीवामृत, इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह का, या फिर कंट्रोल के लिए आग्नेयास्त्र, इस तरह की चीज़ें बनाया जाता है अपने फार्म पे और उसका इस्तेमाल करना है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। प्लस जैसे आपको हमने अभी बताया कि उसमें उत्पादन का हो सकता है कि जैविक खेती में कहेंगे कि आपको उत्पादन थोड़ी सी कम होगी, लेकिन प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं है। और समानताएं ये है कि आप इसमें दोनों में ही आपको प्राकृतिक संसाधनों का ही इस्तेमाल करना है, वहीं पे उसी क्षेत्र के बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल करना है, केमिकल पे बिल्कुल ही नहीं करना है। प्राकृतिक खेती को जीरो बजट कहा गया है कि आप बिल्कुल इसमें खेत को डिस्टर्ब ही नहीं करना है, खेत को और मिट्टी को डिस्टर्ब ही नहीं करना है। ये मुख्य अंतर है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे अंतर जो है वो आपने भी समझ लिया होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त आप हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे और हमने आपका प्रश्न भी यहाँ पर जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए जो आपने भेजा था उसे हमने अपने कार्यक्रम में शामिल किया। यहाँ पर डॉक्टर दीपक, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की भी, तो क्या शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से भी फलों का उत्पादन किया जा सकता है? मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि कैसे शुष्क को प्राकृतिक से जोड़ा जाए। तो शुष्क क्षेत्रों में जो भी अपन फसल ले रहे हैं वो काफ़ी हद तक आसानी से अपन प्राकृतिक खेती की तरफ उनको मोल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये, क्योंकि वो उसी के अनुरूप ही देशज पौधे हैं, वो नेटिव प्लांट्स ही हैं। जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं वो नेटिव हैं। यहाँ थोड़ी सी जो भिन्नता जो आती है कि उनको अगर अपन जब व्यावसायिक स्तर पर किसी भी चीज़ की अपन खेती की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ परिवर्तन आता है उनका प्रबंधन को लेके। तो प्रबंधन में थोड़ी सी भिन्नता है, बाकी उनको प्राकृतिक रूप से ही हम तैयार करते हैं। और वो भिन्नता इसलिए आती है कि दो क्षेत्र हैं, शुष्क क्षेत्र है, दूसरा नहरी क्षेत्र है। तो नहरी क्षेत्रों में जहाँ फसलों की जो सघनता ज़्यादा है तो वहाँ कुछ रोग और उनका प्रकोप ज़्यादा आता है, तो वो प्राकृतिक तरीके से उनका आराम से उनको सुधारा जा सकता है। जैसे आग्नेयास्त्र आप बता रहे हैं, इस तरह के कई तरह के जो फार्मूलेशंस हैं उनके द्वारा आप आसानी से उनको नियंत्रित अपन प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं गुड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। तो वो गुड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस वो सारी प्राकृतिक खेती के जो तरीके हैं उनसे हम आसानी से उनको अपन प्रबंधित कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर दीपक आपके लिए प्रश्न आया है। राकेश कंबोज जी ने हमें हरियाणा से लिखा है, सिरसा से। वो ये कहते हैं कि हमारा एरिया बहुत शुष्क है, कौन सा फल यहाँ पर लगाया जा सकता है? हरियाणा के लिए जो सबसे आदर्श अपन बात करते हैं कि पहले मिट्टी और पानी के नमूनों की जांच तो उनको कंबोज जी को करवानी ही पड़ेगी, उनके हिसाब से अपन बता पाएंगे। लेकिन बेर, मुझे लगता है कि वहाँ की उस स्थिति के हिसाब से जो बेर है एक आदर्श पौधा हो सकता है, तो बेर की तरफ वो जा सकते हैं। अगर ज़्यादा ही वहाँ पूरे खार की या लवणता की समस्या है, खजूर में थोड़ी सी एक समस्या है कि वहाँ अगर बरसात जल्दी आ रही है तो एक समस्या वहाँ हो सकती है। तो आंवला और बेर, इनकी मिश्रित खेती वो कर सकते हैं। मिश्रित खेती के लिए ये फ़ायदा ये होता है कि उसका जो इल इफेक्ट है, तेज़ हवाओं से या मिट्टी ख़राब है तो एक फसल आपको कुछ न कुछ मुनाफा निश्चित रूप से देगी। तो इस फल आधारित मिश्रित खेती की तरफ अगर जाते हैं वो, तो उनको निश्चित तौर पर कुछ न कुछ उस ज़मीन से फ़ायदा उनको उस क्षेत्र से हो सकता है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पुणे महाराष्ट्र से देवानंद जी। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 देवानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपने सवाल पूछे, क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम जी, मेरे को नींबू लगाने का खेत में। ठीक है। हाँ, तो मेरी खेतीबाड़ी गाँव में की है, तो मेरे को नींबू लगाने का है। ठीक है। हाँ, तो मेरे को सर जी से और मैडम जी से पहचानना है कि मैं उसमें खाद वाद क्या डालना है। ठीक है, बिल्कुल जी। डॉक्टर दीपक क्या? देखो, नींबू के जो अपन बाग लगाने की बात सोचते हैं, अच्छी किस्म भी बता दीजिए। पहले मैं किस्म से ही शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आप उन किस्मों की तरफ जाएं। अब आपके क्षेत्रों के लिए जो उपयुक्त जो नींबू की अपन एक बात करते हैं, तो कागजी नींबू एक सर्वमान्य किस्म है जो हर क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम दे रही है। तो वहाँ से कागजी नींबू है, या आपके वहाँ महाराष्ट्र से ही MP के भी राहुरी है, वहाँ के द्वारा निकली हुई साई शरबती वगैरह किस्म है, वो अपन वहाँ से ले सकते हैं। साई शरबती इसी के नाम से वो महाराष्ट्र से ही एक ईजाद की गई है। बालाजी है, NRC वहीं एक सिट्रस का रिसर्च स्टेशन है सेंटर, वहाँ से NRC AH7 है, वो वहाँ से एसिड लाइम की आप ले सकते हो। तो ये किस्में आप पहले तो वहाँ सुनिश्चित करें। दूसरा, अपने बाग की जो तैयारी है वो 6 से 7 मीटर इंटू 6 से 7 मीटर
आप पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी बनाते हुए गड्ढे बनाएं, और उन गड्ढों के अंदर आप जब भी गड्ढे की खुदाई करें तो उनके जो अगर आपको 90 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदना है तो 45 सेंटीमीटर की मिट्टी को अलग एक ढेरी बनाएं। मिट्टी को उलटना है आपको, ऊपर की मिट्टी जो है वो नीचे की तरफ जानी चाहिए और नीचे की मिट्टी ऊपर आनी चाहिए, और नीचे की जो ऊपर की मिट्टी आती है उसी के अंदर जो खाद है, आपको 25 से 30 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो मिश्रित करके गड्ढों की भराई करें। और उसके साथ ही आप ये आपके पास जो किस्म है उनको आप वहाँ निश्चित जगह पर रोपित करते हुए ये काम आपको बरसात से पहले करना है, और बरसात से पहले ये आप इसको लगा सकते हैं। जुलाई अगस्त का सबसे उपयुक्तम समय इसका है। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, बाराबंकी से। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो नंद स्वरूप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती से हमारा पर्यावरण, हमारी जो फसल है वो कितनी गुणवत्ता होती है। दूसरी चीज, जो मिट्टी की सेहत खराब हो रही है इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, और उसमें हमको क्या क्या करना है। जैसे हमें फसल चक्र अपनाना है, गोबर की खाद डालना, अन्य चीजें डालना, रासायनिक को छोड़ करके प्राकृतिक खेती को हमको जाना, तो क्या क्या हमें विधियां अपनानी होगी। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर प्रकाश, क्या बताएंगे आप, जानकारियाँ क्या देंगे इसके बारे में? जी, इस पे एग्जैक्ट इसके टर्म में कि कितनी बढ़ोतरी होती है या कितना गुना फायदा होता है, इसके ऊपर जो शोध कार्य और अध्ययन का कार्य तो मतलब एग्जैक्ट बताने के लिए तो इस पे चल ही रहा है। इसके लिए ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, इस पे अध्ययन और शोध करने के लिए सभी कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अलग से ही कार्यक्रम और बजट का प्रावधान रखा है। उस पर रिसर्च शुरुआत हुई है और उस पर अभी आनी बाकी है। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि इसमें जैसे कि मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इसमें जो प्राकृतिक खेती है ये है कि आपका जो प्राकृतिक पर्यावरण है, वहाँ का जो नेचुरल इकोसिस्टम है, उसको आपको मेंटेन करने की खेती है ये, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपको जो भी कृषि आदान है, जो भी इनपुट्स है, वो आपको उसी खेत पे मतलब आपको नेचुरली वहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है उसका इस्तेमाल करके करना है। और सभी का बेस जो है वो बताया कि गौमूत्र और ये गाय के गोबर है, इसको आधार बनाकर बनाया जाता है। तो जो भी बीजामृत या जीवामृत है या फिर फसल सुरक्षा के लिए आग्नेयास्त्र है या नीम बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, नीमास्त्र होती है, ब्रह्मास्त्र होती है। तो इस तरह के प्रिपरेशन इस तरह से आपको करनी होती है वहाँ पे, और उसी को इस्तेमाल करना होता है इसमें उसकी खेती के लिए। और आपको मिट्टी की कम से कम जुताई करनी है, नहीं के बराबर जुताई करनी है जी, ताकि तो इस तरह से आपको जो खर्च है वो आपको बचती है, किसानों का जो खर्च है वो इनपुट्स में वो बचते हैं, प्लस इसका जो गुणवत्ता पे है। तो ऑब्वियसली जब आप बाहर से आप फर्टिलाइजर इसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे, बाहर से आप प्रोटेक्शन केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जो भी उसकी मिट्टी के जो है और उसमें और एक तरफ से आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, दूसरे तरफ से जो आप प्राकृतिक जो मिट्टी की माइक्रोब्स है, जो माइक्रोब फ्लोरा फौना होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है समय के साथ, तो मिट्टी की गुणवत्ता धीरे धीरे अच्छी होती है। तो वो जो मिट्टी गुणवत्ता अच्छी होगी तो फसल की गुणवत्ता अच्छी होगी। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ लगातार हमारे पास व्हाट्सएप के ज़रिए भी काफ़ी प्रश्न जो है वो आ रहे हैं, और उन्हीं प्रश्नों को हम पूरी कोशिश करेंगे शामिल करने की हमारे कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात करें प्राकृतिक खेती के बारे में और साथ ही ये भी जानकारियां हासिल कर रहे हैं कि शुष्क क्षेत्रों में आप किस तरीके से फल उत्पादन हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर प्रकाश, आपके लिए यहाँ पर एक और प्रश्न है, जैविक खेती करने पर किस प्रकार की सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए जिससे कि रोगों और कीटों का प्रकोप ना हो सके। ये हमें भेजा है सवाल कमलेश कुमार जी ने मरकाम और जिला कोंडावा से। जी, इसमें जो प्राकृतिक खेती में फसल सुरक्षा के लिए आपको शुरुआत से ही इसमें करनी पड़ती है, प्लानिंग शुरुआत से ही करनी होती है। जैसे कि हमें आपको जो भी ऐसी किस्मों का चयन करना होता है जो कि रेसिस्टेंट या हाईली और रेसिस्टेंट या फिर मतलब उसमें जिसमें सहन क्षमता ज़्यादा होती है कीड़े मकोड़ों और बीमारियों के प्रति, ऐसे किस्में जो उसको सहन कर सकती हैं या उसको फुली रेसिस्टेंट करती हो, इस तरह की किस्मों का चयन करना होता है। प्लस बीज उपचार पे ध्यान देना होता है उस तरह से। प्लस इसको अगर आप जो भी प्राकृतिक रूप से जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग करते हैं या फिर उसके कंट्रोल के लिए जैसे कि आप जैसे कि सब्जियों में इस तरह की जैसे कि बैगन और टमाटर की खेती है तो उसके बीच में गेंदा जैसे फूलों का समावेश करके खेत के चारों तरफ जो कहते हैं कवर क्रॉप का इस्तेमाल करके इस तरह के उपाय करने से उसमें हमें इस तरह से बीमारियों से और रोगों से रोकथाम मिलती है। प्लस साथ में जो है जो भी इसके जो बताया कि जैसे आग्नेयास्त्र या नीमास्त्र या नीम बेस्ड प्रोडक्ट का जो भी वहाँ हम खुद इस्तेमाल करके उसको बना के और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें का इस्तेमाल करना होता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और प्राकृतिक खेती के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा करी, उसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। और अब यहाँ पे डॉक्टर दीपक, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे जो वैज्ञानिक है वो लगातार नए नए जो है वो शोध करते रहते हैं, कई तरह की जो मशीन्स है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो हमारे किसानों के लिए लेकर आते हैं जिससे कि उनकी खेती को और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है आसान बनाया जा सके, उसे फ़ायदे का सौदा बनाया जा सके। तो अगर हमारे कोई किसान शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन करना चाहते हैं तो क्या वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका इस्तेमाल अपने खेतों में किया जा सकता है और आसानी से फल उत्पादन लिया जा सकता है? बिल्कुल, ये कई तकनीकों पे, कई प्रौद्योगिकियों पे इस तरह का कार्य चल रहा है और ये एक सतत क्रिया है। इसके लिए एक सबसे पहले जो बात आती है, जगह का चुनाव करते समय विंड ब्रेक, आपको वायु अवरोधक वृक्ष लगाना बहुत ही आवश्यक है ऐसे क्षेत्रों में जहाँ तेज़ हवाएं आती है, विशेष तौर से पश्चिमी दिशा में और उत्तरी दिशा में। ये दो ऐसी दिशाएं हैं जिनका प्रोटेक्शन अगर देके बगीचे को सबसे पहले बनाएं और इस तरह का तैयारी करें। दूसरा आता है कैनोपी मैनेजमेंट। कैनोपी मैनेजमेंट का आपका बगीचे में आपका जो भी पौधा लगा रहे हो तो हमेशा पहली तो बात होती है कि प्लांटिंग दो किस्मों की करें, कभी भी एक मोनोकल्चर की तरफ न जाके। पहले तो बात आती है दो तरह के फ्रूट प्लांट्स लगाए तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन अगर एक ही तरह के आप फसल लगा रहे हैं तो 2 या 3 तरह की किस्मों का समावेशन वहाँ करें तो ज़्यादा अच्छा आपको किसानों को फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा इसलिए है कि इसमें पॉलिनेशन, क्योंकि ये ज़्यादातर फसलें हैं वो परपरागित है, इनके लिए हनी बीज या इस तरह का जो परागण के लिए ये कीट होते हैं तो उन कीटों के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल चाहिए और फूलों का मकरंद लेके ही उनको पॉलिनेशन करती है, तो आप 2 या 3 तरह की किस्मों का समावेशन उनको वहाँ करना चाहिए। तीसरा तरीका है, जब ज़्यादा ही चैलेंजेस के कंडीशन इस तरह की सिचुएशन आती है जैसे जहाँ लवणता ज़्यादा है तो इन सीटू का मतलब है पहले वहाँ देसी पौधे लगाएं, उनके ऊपर वो कलम लगा के अगर बगीचा तैयार करते हैं थोड़ा तो वो ज़्यादा अच्छा बगीचा चलता है क्योंकि उसमें उनका जड़ तंत्र काफ़ी प्रबल होता है। तो तीसरी चीज़, चौथी चीज़ आती है सामूहिक प्रयास करके कम्युनिटी अप्रोच। इसमें जैसे क्योंकि कहीं नीलगाय की समस्याएं हैं, कई लोकस्ट की समस्याएं आती हैं वहाँ क्योंकि ये टिड्डी दल एकदम से आता है, तो कभी पौधारोपण है आपको कोई किसी भी तरह का, ये सारी चीज़ें जो है सामूहिक प्रयास करते ही बगीचे की तरफ जाएं। एक बगीचा रहेगा तो सारे के जितना भी है ये जिनका पेस्ट का जो अटैक रहेगा उस पर ज़्यादा रहेगा, तो उसको भी वो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करें। और फिर
आपका प्रोड्यूस अगर आता है तो उसको तुड़ाई के बाद विपणन की व्यवस्था का भी सुनिश्चितकरण करें। शुष्क क्षेत्रों में जो सबसे अच्छी चीज़ है, ऐसे किस्मों पे जाएं जो सूखा के काम में ली जा सके। जैसे खजूर है, वहाँ उन क्षेत्रों के लिए खजूर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उनको उसका छुहारा बना के सुखा के अपन काम में ले सकता है। तो ऐसी आसानी से जो काम आने वाली, जिनका वैल्यू एडिशन आसानी से हो सके, उन किस्मों को, उन फसलों को वहाँ प्राथमिकता दें तो ज़्यादा अच्छा किसानों को उन क्षेत्रों की तरफ, हॉर्टिकल्चर विशेष तौर से उद्यानिकी की तरफ से, वो अपना कदम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और चलते चलते एक प्रश्न मेरा यहाँ पर और है आपसे। ये तो बात हो गई हमारे किसानों की, लेकिन हमारे शहरों में भी कई लोग ऐसे हैं जो कि टेरेस गार्डनिंग करते हैं या छोटे गमलों में जो है वो कुछ फल वगैरह जो है वो लगाते हैं। तो उनके लिए क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कि अब आगे आने वाले समय में कौन कौन से फल हैं जो अपने टेरेस में वो, या अपनी छतों पे, या छोटी बालकनी, छोटी स्पेस अगर उनके पास है, तो कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनको वो आसानी से लगा सकते हैं और उनका उत्पादन हासिल कर सकते हैं अपने घर के लिए? टेरेस के लिए जो फलदार वृक्षों की बात करते हैं तो स्ट्रॉबेरी एक सबसे आइडियल अपन फसल मान सकते हैं, और दूसरा है पपीता। तो पपीते में कुछ इस तरह की किस्में हैं, जैसे पूसा नन्हा है, वो उसकी हाइट काफ़ी कम होती है, तो वो गमलों में आसानी से उसको कर सकते हैं। दूसरा, आप स्ट्रॉबेरी की खेती आसानी से कर सकते हैं। तो ये फलदार वृक्ष हैं। और एक कीवी को भी आप, ग्रेप को लगा सकते हैं, कीवी को लगा सकते हैं। तो ये गमलों में इनकी बागवानी करके भी अपन टेरेस पे भी शौकिया तौर पे, और बड़े स्तर पर तो नहीं कर सकते, लेकिन शौकिया तौर पे किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसके साथ डॉक्टर दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने विषय से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारियाँ विस्तार से हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से आप प्राकृतिक खेती की ओर जो है वो अपना रुख कर सकते हैं, और इसके साथ ही शुष्क क्षेत्रों में कौन कौन से फलों का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। भाई आपको जल्दी से बता दें, हमारे अगले हेलो किसान कार्यक्रम में हम किन विषयों पर जानकारियां हासिल करने वाले हैं। अगली बार बात होगी औषधीय पौधों की खेती की, और साथ ही बात होगी रबी, दलहनी और तिलहनी फसलों की देखभाल की। विषय से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपके मन में है, अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है, पहले से भेजना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी हमारा नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। हमारा टोल फ्री नंबर 1800113060, सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और अगर आप आज के कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधे हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहाँ जाकर भी हमारे आज के कार्यक्रम को आप एक बार फिर से दोहरा सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, वो खेती में तकनीक की बात या फिर FPO कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में DD किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।